मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार है, सलाम करता हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस वक्त उस शहर में हूँ, उस नगरी में हूँ जहाँ शाहू जी महाराज थे, जहाँ श्री गोविंद बंसरे जी थे। मैं इस शहर की मिट्टी को अपने माथे पर लगाता हूँ। तुषार जी और मैं यहाँ बैठे हुए थे तो इन बच्चों ने जब ये प्ले किया तो हम आपस में बात कर रहे थे कि जलसा तो यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए, सब कुछ तो इन्होंने कह दिया। और यही बच्चे और यही प्ले जो है ये एक उम्मीद, एक आशा की किरण बनते हैं हमारे, कि हमारी जो यंग पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, आज कम से कम 36 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें एक बेताबी हो गई है, बेचैनी हो गई। वो सारे समाचार न टीवी पे आते हैं न पेपर में आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि देश का युवा जो है वो बेचैन हो गया है, बेताब हो गया है। ये हम कहें कि आज हम या हमारा देश या हमारा समाज किसी एक दहलीज पे है। जिंदगी हो, समाज हो, देश हो, एक इंसान हो, वो कभी किसी दहलीज पे नहीं होते हैं, वो दोराहे पे होते हैं। हमारा हर पल हमें बताता है कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, ये फैसला करें या वो फैसला करें, ये माने या वो माने। एक चॉइस हमारे पास हमेशा रहती है, लेकिन कुछ फैसले छोटे होते हैं, या आज शाम को बाहर दोस्तों से मिलें कि ना मिलें, और एक फैसला ऐसा भी होता है जो सदियों पे भारी हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हम आज फिर दो राहे पे हैं, लेकिन ये दो राह मामूली दो राह नहीं। आज जिस रास्ते पे इस देश को कुछ लोग ले जाना चाहते हैं, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, चाहते क्या है, ये हमें समझना होगा बड़ा साफ सुथरा। ये कहानी 125 साल से पुरानी है। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब 1905 में मुस्लिम लीग बनी थी, जब 1906 में हिंदू महासभा बनी थी, जब 1925 में आरएसएस बनी थी। ये बीजेपी, ये एक दुनिया की अनोखी पॉलिटिकल पार्टी है। होता क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और उसके विंग होते हैं, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अलग अलग विंग होते हैं। ये पार्टी खुद एक विंग है। असल में जो पार्टी है वो आरएसएस, ये उसका पॉलिटिकल विंग है। जब सरदार पटेल ने, जिसका इन्होंने स्टैचू बनवाना पड़ा बेचारों को, जब इन्हें बैन किया था और जब इन्हें छोड़ा गया था, तो ये शर्त थी कि तुम राजनीति में हिस्सा नहीं लोगे, तुम एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाओगे। क्योंकि उस वक्त नहीं कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन तो आज तक नहीं बना, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके लीडर बने और 4 बड़े अच्छे कार्यकर्ता आरएसएस से दिए गए कि ये पार्टी बनाई। उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, एडवाणी जी थे, मधोक थे, और चौथे जिनका ये उनके जो थिंकर में, सो उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, 4 जी, नानी जी, दीनदयाल उपाध्याय, बिल्कुल सही। ये 4 1925 से 1947 तक 22 साल है। ये देश प्रेमियों से पूछिए, ये जो आज आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं या नहीं हैं, आप भारतीय हैं कि नहीं, अब तो बात यहां आ गई है। 22 बरस में क्या राष्ट्रीय स्वयं संघ ने एक रेजोल्यूशन अंग्रेज के खिलाफ पास किया?
क्या एक जलसा किया, एक जुलूस निकाला, एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया अंग्रेज के खिलाफ? जवाब है नहीं। फौर में दिया क्या? जी हाँ, इन्होंने भी, हिंदू महासभा ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, ये एजेंट थे अंग्रेज के, मुस्लिम लीग भी और ये भी। जब नॉन कोऑपरेशन की बात आई तो उस पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, जो इंडियंस की बनी हुई थी, उन सब ने रिजाइन कर दिया सिवाय दो के। उन्होंने कहा नहीं सर, हम अंग्रेज को नाखुश नहीं कर सकते। वो दो कौन सी थी? एक सिंध में और एक बंगाल। इसमें कौन सी गवर्नमेंट चला रहे थे? हिंदू महासभा मुस्लिम लीग बंगाल में, सिंध में मुस्लिम लीग हिंदू महासभा। इन्होंने कहा हम नहीं रिजाइन करेंगे, हम तो सरकार चलाएंगे। कोई मुस्लिम लीग का लीडर आधे घंटे को कभी जेल नहीं गया है। कोई आरएसएस का लीडर, हेडगेवार की बात करते हैं, वो भी जब कांग्रेस के जलसे में थे वहां गए थे। आरएसएस नहीं गई। अब हुआ क्या? 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। दो पार्टीज ने बोला कि इसके साथ कोऑपरेट नहीं करना। इस तरह के गोलवालकर साहब का कोटेशन है, सच मूवमेंट्स ओनली कॉज ट्रबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो एक मुस्लिम लीग थी जिसने कहा कि इसे ज्वाइन नहीं करना, और एक आरएसएस थी जिसने अपने फॉलोअर को कहा कि तुम ज्वाइन मत करो। दोनों ने पूरी वफादारी निभाई, दोनों ने मिलकर मेहनत की इस देश के फ्रीडम मूवमेंट को बिखरने के लिए। अब जिन्ना को तो इनाम मिल गया, उसको तो उसका हिस्सा दे दिया गया, ये रह गए। इनके बीच में वो जवाहरलाल और गांधी और पटेल सब आ गए, तो इनको कुछ मिल नहीं पाया, और ये गुस्सा तब से अब तक इनमें है। और ये मत समझिएगा, एक और बात बताऊं मैं आपको, कि पाकिस्तान बनने के बाद जो जिन्ना की मेंटालिटी थी और जो मुस्लिम लीग की सोच थी, वो पूरी की पूरी माइग्रेट कर गई। नहीं, हमारे पास ओवैसी साहब हैं अभी। हमारे पास वारिस पठान नाम का एक उनका एमपी है, एमएलए, उसका आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। वो कहता है हम 15 करोड़ हैं, लेकिन हम 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। अरे बेवकूफ, जाहिल, तू क्या किसका काम कर रहा है, किसकी नौकरी में भाई, बता तो मुझे। ये आज भी वही है, और ये आज ये अलग नहीं, ये कभी अलग नहीं थे। आज हर स्टेटमेंट ये एमआईएम के लोगों का उसी मेंटालिटी का है, उसी सपोर्ट का है। इनका बस चले तो आज फिर साथ में हुकूमत बना गए। अचानक आम इंसान जागा है, अचानक उसको ऐसा लगा है कि ये तो कुछ अच्छा हो रहा है, अभी हमें एक होना है। ये एकता जो आज मैं देख रहा हूं, ये बड़े दिनों से सो रही थी, भरी नहीं थी मगर सो सी गई थी। आज उस एकता के समय में तुम बता रहे हो कि तुम 15 करोड़ हो, तो तुम 15 करोड़ ही रहोगे, 16 नहीं हो पाओगे। क्या आदमी हो तुम, क्या बात करते हो तुम? उस एकता को, उस जागृति को तोड़ने की और मिटाने की कोशिश में उनके साथ हो। और ये तुम्हें किसने राइट दे दिया? 15 करोड़ का ठेका तुम्हें किसने दिया? कौन हो तुम ये 15 करोड़ का ठेका लेने वाले? जैसे कि आरएसएस, वीएचपी, ये हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं के बिहाफ पे बात करते हैं। हिंदुओं ने इन्हें राइट दिया है क्या भाई? कि आप जो है आपने ठेका ले लिया सबका? वो तो नहीं मानते आपको भाई। अगर मानते होते तो आपको 31% वोट थोड़ी मिलता, 80% वोट मिलता। ये लोगों से हमको चौंकना है। ये कहां ले जाना चाहती है? कौन है ये? किससे प्रभावित? गुरु गोलवालकर जी की किताब में अगर किसी की तारीफ है तो वो है हिटलर की।
उनकी 2 किताबें हैं, एक अ बंच ऑफ थॉट्स और दूसरी वी और द नेशन डिफाइंड। उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि हमको हिटलर से जो माइनॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है ना, ये हिटलर से सीखना चाहिए जो उसने किया है। मगर हिटलर से एक और बात भी सीखनी हमें चाहिए। क्या हिटलर की दुश्मनी सिर्फ जूं से थी? हिटलर बाकी जर्मनी से कोई प्रॉब्लम नहीं था उसने जूस को जब कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, ये डिटेंशन कैंप में भेजना चाहते हैं, तो क्या बाकी लोगों को आराम से रहने दिया? सब खुश थे, किसी पे कोई दबाव नहीं था। गलत। चाहे कोई भी फाशिस्ट हो, वो एक दुश्मन पैदा करता है। यही तो जिन्होंने बताया था कि अगर हिंदुस्तान आजाद हो गया और तुमने अलग मुल्क नहीं बनाया तो हिंदू तो तुम्हें खा जाएंगे, खत्म कर देंगे तुम्हें। भाई मैं तो नहीं खत्म हुआ, मैं तो ठीक हूं। मगर ये खौफ जो पैदा करते हैं, उसके बाद क्या होगा? मैं इस बुरे से बुरे वक्त में आज जो मेरे पास आज़ादी है और डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूँ, आज भी पाकिस्तान में कोई मुसलमान नहीं बन पाएगा। तो तुमने वहां डेमोक्रेसी कर दी, वहां के आम आदमी को पूरा हक दे दिया। भाई हिंदू तो गए, काफिर अब कहाँ है? अब तो सब अल्लाह के बंदे। अब खुश रहो, एकता से रहो, मोहब्बत से रहो। अब तो नूर ही नूर है चारों तरफ। अब क्या करो? तुम्हारी हिस्ट्री में आधे से ज्यादा वक्त पे तो आर्मी का रूल रहा, और जो बाकी वक्त रहा है वो भी कहने वाली बात है कि डेमोक्रेसी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। अब क्या तकलीफ है? ये पहला कदम होता है, पहला जीने पे, सीढ़ी पे पहला पैर रखते हैं। ये तुम्हें तबाह कर देंगे, इसलिए तुम अपने ह्यूमन राइट्स की बात मत करो। ये देखो तुम खतरे में हो, तुम घिरे हुए हो दुश्मन से, इसलिए चुप रहो, जो हम कहें वो करो। धीरे 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 ये उसी पे लगाम कसते हैं, उसी को कैद में लेते हैं जिसके बारे में कहते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ये क्या है? अभी क्या कर रहे हो तुम? ये फिर ये आपको बताइए एमएम वाले ये इसी तरह के कौन वैसी और ये मुसलमानों के खिलाफ ये गलत। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये तो पहली सीढ़ी है, सामने रख के इन्हें काम हो रहा है। काम तो बहुत बड़ा है। उनसे पूछो तुम अपने को इतना इंपॉर्टेंट समझते हो है क्या तुम्हारे पास तो तुमसे कोई छीन लेगा? तुम हो कौन? हकीकत ये है कि ये अलग अलग देखो तो सब ठीक है। अरे भाई क्या है ये NPR? एक आदमी आपके घर में आएगा, पूछेगा आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो कौन सी गैर कानूनी बात करेगा? 7-10 आदमी हैं, कौन कौन है, किसी क्या एज है उनकी, कब पैदा हुए थे, कहाँ रहते थे। अब हमारे यहाँ बहुत से लोगों को तो करोड़ों लोगों को यही हमारे उनका जन्मदिन क्या था, तो एक वो मैनुअल छपा है जो कि लोग जाके ये सब सवाल करेंगे तो कैसे करो। उन्होंने बताया गया बहुत पोलाइटली, झगड़ा नहीं करना, आवाज़ नहीं बढ़ाना, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना, पोलाइटली नरमी से सवाल करना। अगर उसको नहीं याद है तो उससे पूछना कि अच्छा कौन साल तो तुम्हें याद होगा, कुछ पता होगा कौन से साल में तुम पैदा हुए? वो कहा हाँ मुझे ऐसा लगता है ये साल रहा होगा। तो कुछ पता है कि होली दिवाली के आसपास कोई कभी माँ बाप ने कहा होगा अच्छा इसमें पहले ईद भी और मुहर्रम भी होता था, इस बार उन्होंने वो दोनों निकाल दिए। ये फैसिलिटी उन्होंने माइनॉरिटीज को नहीं दी कि त्योहार के हिसाब से अपनी बर्थडे याद करें। तो मतलब अभी नफरत भी यार ऐसे तो मत करो कि हंसी आने लगे, तो आपसे पूछ के चले जाएंगे। अब एक असिस्टेंट वो होगा रजिस्ट्रार जो ये देखेगा कहां से क्या क्या आया है, और एक दिन वो तय करेगा कि ये मामला डाउटफुल है, ये जो सिटीजन है ये डाउटफुल है।
अच्छा, डाउटफुल क्यों है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मेरे को पेपर वहाँ रखे हो, दे दीजिए। हाँ हाँ, अभी थैंक यू कोई। तो क्यों है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन। तो उन्हें बुलाया जाएगा, उसे कहा भाई तुम्हारे पास हमें ज़रा डाउट है तुम पर, तो ये बताओ तुम्हारे पास पेपर हैं। ये किस बात के पेपर। तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट। तो साहब मैं तो गांव में घर में पैदा हुआ था, बर्थ सर्टिफिकेट का। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा आधार कार्ड। साहब मैं तो दिन भर ईंटें उठाता हूँ, मैं कहाँ से बनवाऊँगा, रात को सो जाता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ पैदा हुए। तो पूछो ही नहीं। सच ये है कि जितनी कंडीशंस हैं, तो सवाल है हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, गांव के आदमी ऐसे होंगे जिनको कोई जवाब नहीं। अब अगर जवाब नहीं तो क्या होगा। जो आसाम में हुआ, आसाम में इस विश्वास से चले थे कि जो बांग्लादेशी आए हैं, जो बाहर के लोग हैं, जिनका पता नहीं सब मुसलमान हैं, तो इनको हम निकालेंगे तो हमारे भक्त तो बहुत खुश होंगे पूरे इंडिया में। हुआ ये कि कोई 11 साढ़े 11 लाख नॉन मुस्लिम थे और 5 लाख मुसलमान। अब इनका क्या करें। इस मुसीबत से बचने के लिए सीए आया, मगर सीए बहुत कमाल का है। ये एक मुसीबत को खत्म करके 10 मुसीबतें हमारे लिए पैदा करने वाला है। तो तुम्हारे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं, राम क्या है तुम्हारा। कहीं जी राम गोपाल। अच्छा अच्छा, तो तुम अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए हो। उसका हमने तय कर लिया है कि इलीगल इमिग्रेंट नहीं होगा। अगर वो मुसलमान नहीं है और भी कोई इलाज का है तो हम उसको सिटीजनशिप दे देंगे। और बस इतना तुम्हें बताना है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो। इसलिए कि 31 दिसंबर 2014 के बाद तो पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रोसिक्यूट करना बंद कर दिया ना, अब नहीं करते। इस डेट तक करते थे। क्या मतलब क्या है। मतलब जो 15 में मुसीबत में आएगा उसको तुम रखोगे सिटीजनशिप। क्यों। सबको देना चाहिए। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैंने जून 19 या 20 तारीख को मैं पार्लियामेंट में था, मैंने वहां बोला कि ये जो लोग वहां फंसे हुए हैं ये हमारे लोग हैं और वो आते हैं तो आप उनको इमीडिएटली सिटीजनशिप देना आपका फर्ज बनता है। ये मैं रिकॉर्ड पे बोला हूँ पार्लियामेंट में। तुम ये क्या बोल रहे हो 2014-31 के बाद जो आएगा उसको नहीं लेंगे। क्या मतलब क्या है। वो मतलब ही नहीं इसका। मतलब 2015 में जो वहां से मुसीबत में आएगा उसकी तुम मदद करने को तैयार नहीं हो। मीनिंगलेस बात। चलो, तो तुम इन तीनों जगहों में से कहीं से आए हो। कहले जी मैं तो नहीं हूं, मैं तो यहीं के रहने वाला। नहीं, वो तो प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे बचने की एक ही तरकीब है जो हमने बनाई हुई है कि तुम ये कहो कि हम 2014 से पहले आए थे लाहौर से या ढाका से या काबुल से, तो हमारे पास फैसिलिटी है, हम तुम्हें सिटीजनशिप 5 बरस में दे देंगे या 6 बरस में। तो ये गोंड से भील से ये कहेंगे कि अब तुम ये लिखो जो आदिवासी है कि जी मैं लाहौर से आया था, वरना उसे सिटीजनशिप मिल ही नहीं सकती, उसके पास तो कोई पेपर नहीं। अच्छा भाई, कोई मुसीबत में मरा हुआ परेशान गरीब हिंदू का है, बचने की यही तरकीब बची। मैं लिख दूं कि मैं 2014 से पहले हो तो लोग गवाही दे देंगे और मैं कहूं कि साहब मैं आया था वैसे पेशावर से, ठीक है, तो 5 बरस बाद तुम्हें मिल जाएगी। जाओ एप्लीकेशन दे दो। 5 बरस बाद तक यह आदमी एक छोटे से गांव में रहता है। वहां क्या करता है, ये सीम दाना बेचता है। इसकी छोटी सी दुकान है जिसपे सीम दाना होता है और चना। कर लीजिए, बात ज्यादा जरूरी है।
कहानी। अब ये दिल्ली के बड़े लीडर तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन उस गांव में पटवारी तो है ना, उस गांव में एक थानेदार तो है। वो पूछेगा भैया तुमने एप्लीकेशन दे दी है ना, 5 या 6 बरस में तुम इस देश के सिटीजन हो जाओ। लेकिन जब तक तुम इसके सिटीजन नहीं हो, ये बताओ कि तुम यहां चना कैसे बेच रहे हो इस देश में? जो सिटीजन नहीं है उसे धंधा करने की इजाजत तो नहीं है। ये एक रियल प्रॉब्लम है। ये 6 बरस कैसे काटेगी? अगर 6 ही बरस है, जरूरी नहीं है सरकारी काम जो 5 बरस 6 बरस में हो जाएगी, वो 10-12 बरस में भी हो जाए तो समझिए अच्छा हो। ये आदमी इस मुल्क के करोड़ों गरीब हिंदुओं को और दलित को तुम रेजिडेंट बना दोगे और कहोगे एप्लीकेशन दे दो, और झूठी एप्लीकेशन दो, इसलिए कि वरना तो इलीगल इमिग्रेंट को नहीं मिल सकती है सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दिस कंट्री। इलीगल इमिग्रेंट को तभी मिल सकती है अगर वो 2014-31 के पहले इन 3 मुल्कों से आया। तो कोल भील जो है और बॉन्ड जो है वो लिख के देंगे कि हम बाहर से आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता, पटवारी आपको फ्री में तो सिंगदाना नहीं बेचने देगा, थानेदार आपको बीड़ी तो नहीं बेचने देगा बिना पैसा लिए। ये करोड़ों लोगों के साथ होना है। दूसरी एक और बात पे लॉ है कि जब वो आ ही गया और 6 बरस भी गुजर गए, तो अगर वो SC ST था तो क्या उसे वो राइट्स मिलेंगे जो SC ST को कानून देता है? ये तो बाहर से आया। चुप। जब ये कहेगा ट्राइबल कि साहब ठीक है, मैं बचने की एक ही तरकीब है, इसलिए कि मैं तो कोई पेपर तो मेरे पास है नहीं, मगर आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे याद दे रहे हैं कि मैं एप्लीकेशन दे दूं, इसलिए क्या आप आपके दिल में हिंदुओं के लिए दर्द है, तो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं कि मैं पेशावर से आया। तो ठीक है, तुम्हें 6 साल में सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन अब तुम बनवासी नहीं हो, तुम तो लाहौर से आए। अच्छा, ये आदिवासी को आदिवासी नहीं कहते हैं, ये बनवासी कहते हैं। आदि तो ये खुद है, बाकी ये वन में रह रहे हैं लोग, जंगल में रहते हैं, क्या किया जाए। तो अगर तुम बनवासी नहीं हो, ट्राइबल नहीं हो, लाहौर से आए हो, तो तुम इस जमीन पे नहीं रह सकते। तुम्हारा वो राइट जो कि हमने ट्राइबल को दिया था, वो तो तुमने खुद कह दिया तुम ट्राइबल नहीं हो। तो अब ये जमीन तुम छोड़ दो, इसमें बॉक्साइट है, इसमें मैग्नीज है, इसमें कॉपर है, इसमें कोल है, वो हमको चाहिए। आप जो ट्राइबल है उसके राइट्स को खत्म कर देंगे। आप जो आम आदमी, जो ग्रुप जिनके बारे में अच्छी तरह मालूम है कि ये लोग तो हमें वोट नहीं देते हैं, उनको डिफ्रेंचाइज कर देंगे। तो ये ख्याल कि ये प्रॉब्लम किसी एक कम्युनिटी का है, ये एक नासमझ वारिस पठान नाम का आदमी समझ सकता है, जो लोग दूर तक देख सकते हैं। जो शुक्र है कि हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां देख रहे हैं कि ये किधर जा रहा है देश। आज आप मुझे और बात बताइए, इतनी सारी स्टेट्स ने कह दिया कि हम इसको नहीं करेंगे, असेंबली में उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया। इसका आगे क्या होना? ये सिचुएशन तो हमने कभी देखी नहीं थी। कल कोई सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बाय एंड लार्ज इन पे थोड़ा मेहरबान रहता है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आपको करना पड़ेगा। अगर कहा और फिर स्टेट ने कहा कि नहीं ये तो हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तुम इस वहां तो जब जो सब रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार है, वो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो तो स्टेट का है,
और स्टेट के अंदर किसे भेजोगे तुम वहां पर ये कानून लगाने के लिए? कोई है? जो ध्यान मुझे आता है वो मैं बोलना नहीं चाहता। आप समझ रहे हैं कि इस देश को आहिस्ता आहिस्ता धक्का देके किधर ले जाया जा रहा है? अरे यार वो क्या है, पूछते हैं बता दो ये है, अपने पास तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा। क्या क्या सर्टिफिकेट है? इस कमरे में, इस हॉल में जितने लोग जिनके पास 15 से ज्यादा पेपर हैं कि वो हिंदुस्तानी, हाथ उठाए। 15 चाहिए कम से कम। जिसके पास है वो हाथ उठाते। मैं बताता हूं, ये कल के हिंदुस्तान टाइम के फ्रंट पेज पे था एक इंसान जिसका इलेक्शन के वोटर लिस्ट में 4 साल नाम, माँ बाप का एनआरसी क्लियर, माँ बाप ने 16 में वोट दिया हुआ है, लैंड रेवेन्यू की रसीदें हैं, सर्टिफिकेट है सरपंच से कि इसी गांव के हैं, शादी का सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक है। उसको आसाम की हाईकोर्ट ने कहा कि तुम इंडियन नहीं, इसलिए कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि ये तुम्हारे माँ बाप थे जो मर चुके हैं। तो तुम कह रहे हो सरपंच की बात तो नहीं मानी जा सकती ना, हमको तो पेपर पे सबूत चाहिए। आपके पास 15 पेपर हैं, ये एक गरीब औरत है जिसके माँ बाप मर चुके हैं, जिसकी 3 बेटियां थी, एक बेटी गायब हो गई, कहाँ गई बड़ी बेटी कुछ पता नहीं, दूसरी बेटी एक्सीडेंट में मर गई, तीसरी 5वीं क्लास में पढ़ती है, पति इतना बीमार है कि काम नहीं कर सकता, इसके पास जो थोड़ी सी जमीन थी वो ये मुकदमा लड़ने के लिए बेच दी। अब जो जमीन पे खेती करती थी अब दूसरे के खेत में रोज के पैसे पे काम करती है। ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कैसे जाएगी? और वहां भी जाएगी तो क्या गारंटी है, वो कैसे साबित करेगी कि मेरे माँ बाप मेरे माँ बाप थे? इसके सर्टिफिकेट लोग रखते हैं अपने पास। भाई हम लोग को तो कर लेना चाहिए इंतजाम। क्या है ये? तमाशा है ये, और ये रियलिटी, ये हो रहा। तो आप में से कौन खतरे से बाहर है? मुझे मालूम है आप मुझे वोट नहीं देते, मैं कह दूंगा आप पे तो डाउट है। भाई दिखाइए पेपर क्या है, कौन दिखाए? चलिए एक तरफ बिहार कि आज इस देश में हर जगह बात क्या हो रही है,